अभिनंदन है आपका हमारे YouTube क्लास में। आज हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालीन समाज को देखेंगे, राज व्यवस्था को देखेंगे, धर्म को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, वैदिक देवी देवताओं को देखेंगे और व्यवसाय को भी देखेंगे। इस प्रकार हम बहुत सारी जानकारियाँ इस वैदिक साहित्य में समाज से रिलेटेड जानकारियों को हासिल करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में हम लोग बांट कर देख सकते हैं। एक ऋग वैदिक समाज होता है और दूसरा उत्तर वैदिक समाज होता है। मैंने इसको तुलनात्मक रूप से दो भागों में बांट दिया है ताकि वैदिक सभ्यता का अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो अगर तुलनात्मक रूप से किसी भी चीज़ को पढ़ा जाए तो यह चीज़ें जो है वह बेहतर तरीके से हमारे जहन में बैठ जाएंगी। तो मैंने इसका तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने लाया है जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम जो बनाया है यह ऋग वैदिक समाज का है, जबकि इधर वाला दाएं साइड का जो कॉलम है यह उत्तर वैदिक कालीन समाज का कॉलम है। हाँ, ऋग वैदिक कालीन समाज, ऋग वैदिक काल जो होता है हम लोग जानते हैं कि यह काल जो होता है वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल इसमें समाहित है, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज जो होता है वह 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक अर्थात 600 BC तक इसमें इसका समय आता है। अगर ऋग वैदिक समाज की बात की जाए तो यह समाज जो था वह आरंभिक जनजातीय समाज था, कबीलियाई समाज था, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात की जाए तो यह समाज जो था वह कृषक ग्रामीण समाज था। ऋग वैदिक समाज के अगर आधार की बात करें तो यहाँ पे कुल की अवधारणा आती है और कुल का मुखिया जो होता था वह कुलप या गृहपति कहा जाता था, जबकि यहाँ पे अगर आप चले आते हैं तो यहाँ पे गोत्र की अवधारणा जो होती है वह विकसित होती है। गोत्र जो होता है वह एक कुल के सारे गौओं को एक जगह बांध दिया जाता था, तो उसका जो स्थान जगह होता था उसे गोत्र कहा जाता था। लेकिन बाद में यह ऋषियों के नाम से जुड़ गया और उस ऋषि से उत्पन्न सारे कुल जो होते थे वह गोत्र के अंतर्गत आते थे। तो गोत्र की अवधारणा जो है वह उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखने को प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पे प्राथमिक परिवार का प्राथमिक इकाई जो होता है वह कुल होता है और कुल का मुखिया कुलप होता है या गृहपति के नाम से जाना जाता है। अब ऋग वैदिक समाज की बात की जाए तो यह समाज जो था वह पितृसत्तात्मक समाज था और पितृसत्तात्मक समाज जो था वह कुल के अंतर्गत ही संगठित था। पिता का यहाँ पे नियंत्रण होता था सारे पारिवारिक सदस्यों पर, इसका काफ़ी समान होता था। जबकि अगर उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखें तो ऋग वैदिक समाज की अपेक्षा यहाँ पे जो होता है वह बिखराव की स्थिति को दिखाता है। हालांकि यहाँ भी पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है और पिता की महत्ता यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे संयुक्त प्रथा पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और एक कुल के नीचे सारे परिवार जो थी वो संयुक्त रूप में रहते थे। वहीं उत्तर वैदिक कालीन समाज में जो होता है वह संयुक्त परिवार जो होता है वह बिखराव की स्थिति में आने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग इसमें कुछ अंतर देख पा रहे हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए ऋग वैदिक समाज में तो ऋग वैदिक समाज जो होता है वह महिलाओं के पक्ष की बात करता है, अर्थात महिलाएं जो हैं वह पुरुषों के बराबर इनका दर्जा प्राप्त होता है और महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों को लाभ भी प्राप्त होता है। ऋग वैदिक समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। महिलाएं जो होती है वह गृह स्वामिनी के रूप में जानी जाती है और उन्हें काफ़ी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। जैसे महिलाओं को विवाह और शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। महिलाएं जो है वे अपना वर अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकती थी और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था। वे वेद पढ़ सकती थी और वेद की रचना में भी इनका बहुत सारे विदेशी स्त्रियों का नाम भी आता है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का भी नाम उल्लेख मिलता है और इन्होंने बहुत सारे सूक्तों की रचना की है। अर्थात यहाँ पे महिलाएं जो हैं वह वेदों को पढ़ सकती थी। जबकि अगर हम उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो होती है वह निम्न हो जाती है और महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें वेद पढ़ने की भी मनाही हो जाती है
और राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। जबकि ऋग वैदिक समाज में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे विवाह और शिक्षा का अधिकार था, और यहाँ पे जो था वह विवाह और शिक्षा के अधिकारों में कमी देखने को मिलता है। यहाँ पे महिलाओं को, ऋग वैदिक समाज में महिलाओं को विवाह शिक्षा के अलावा विधवा विवाह, नियोग प्रथा, राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। और यहाँ पे विधत नामक संस्था जो हुआ करती थी, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, वहाँ पे महिलाएं जो होती थी वह पुरुषों के समान राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेती थी, और कई बार विधत में महिलाओं के शामिल होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। जबकि हम लोग जब उत्तर वैदिक कालीन समाज में आते हैं तो यहाँ पे विधत नामक संस्था जो महिलाएं यहाँ पे आती थी, उस संस्था का ही समाप्त कर दिया जाता है। बहुत कम बार यहाँ का उल्लेख इस पे प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पे विधत नामक संस्था ही खत्म हो जाता है और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं पर पाबंदी लगा दी जाती है, अर्थात वे राजनीतिक संस्थाओं में भाग नहीं ले सकती है। यहाँ पे नियोग प्रथा शब्द आया है। नियोग प्रथा को आप ऐसे समझे कि जब स्त्री एक विधवा हो जाती है तो उसे अपने संबंधी से सहवास कर संतानोत्पत्ति कर सकती है। यह नियोग प्रथा होता है। अगर हम अन्य सामाजिक बुराइयों की बात करें, समाज में प्रचलित अगर बुराइयों की बात करें तो ऋग वैदिक समाज में जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं आदि, यह सारी चीज़ें जो थी वह प्रचलित नहीं थी ऋग वैदिक समाज में। जबकि आप उत्तर वैदिक कालीन समाज में चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे पर्दा प्रथा का चलन मिलने लगता है, बाल विवाह भी देखने को प्राप्त होता है, और दास प्रथा जो होता है यहाँ पे शुरू हो जाता है। और यदि हम सामाजिक विभाजन की बात करें तो समाज जो था वह वर्गों में विभाजित था, और यहाँ पे जो विभाजन था वह वर्ण और कर्म के आधार पर था। वर्ण का मतलब होता है वह रंग के आधार पर था। जैसे आर्य जो थे वो गोरे थे, और अनार्य जो थे देसी लोग थे वे काले थे, तो इस आधार पर था। और कर्म आधारित था, कर्म आधारित समाज यहाँ पर था, अर्थात एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसायों को चुन सकते हैं। ऋग वेद में एक उल्लेख भी प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि मैं कवि हूँ, पिता वैद्य हैं और मेरी माँ जो है वो अन्न पीसने वाली है। इस प्रकार यह दर्शाता है कि एक ही परिवार में कोई दूसरा पेशा चुन सकता है, उसका पिता कुछ अलग पेशा चुन सकता है, उसकी माँ जो होती है वो अलग कर्म करने वाली हो सकती है। तो इस प्रकार विभाजन जो था वह कर्म आधारित था। जबकि अगर उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात की जाए तो यहाँ पर जो पेशा जो होता है वह जन्म आधारित होने लगता है, जैसे इस प्रकार वर्तमान में हमें देखने को प्राप्त होता है। तो ये उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखने को मिलता है। अगर पशुपालन की बात की जाए ऋग वैदिक समाज में तो यहाँ पे पशुपालन जो था यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, मुख्य पेशा था, और कृषि की भी जानकारी थी, लेकिन कृषि जो था गौण था। जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज में चल जाए तो कृषि प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेता है और पशुपालन जो होता है वहाँ पे गौण स्थान पर चला जाता है। गाय जो होती है वह महत्वपूर्ण जानवर होती है और घोड़े की भी जानकारी इन्हें प्राप्त थी, लेकिन आगे चलकर गाय घोड़ा के साथ हाथी भी महत्वपूर्ण जानवर हो जाता है। और हाथी हम लोग जानते हैं कि युद्धों में इस्तेमाल होता था और युद्धों में इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण होता था। गाय जो था वह विनिमय का माध्यम भी थी, माध्यम भी थी, अर्थात वहाँ उस समय ऋग वैदिक समाज में बार्टर सिस्टम ही चलता था। जबकि हम लोग उत्तर वैदिक कालीन समाज में आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि सिक्कों का प्रचलन अभी भी देखने को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में लोहे की जानकारी होने से कृषक जो होता है वह कृषि प्रणाली शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम, विनिमय प्रणाली जो है वह गाय नहीं रह जाती है, बल्कि वहाँ पे और भी वस्तुओं के माध्यम से आदान प्रदान और विनिमय प्रणाली जो होती है वह शुरू हो जाती है। चूँकि यहाँ पे गाय महत्वपूर्ण जानवर होता है और गायों को संपत्ति माना जाता है, और गायों के लिए ऋग्वेद में बहुत सारे शब्द जैसे अघन्या आता है। अघन्या मतलब गाय की हत्या नहीं की जा सकती है, नहीं करनी चाहिए। गाय पवित्र जानवर होता है और गायों की रक्षा के लिए बड़े बड़े युद्ध भी लड़े जाते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज में। और गाय जो थी वह संपत्ति मानी जाती थी
और यहाँ पे भूमि के स्वामित्व की अवधारणा ऋग वैदिक समाज में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे गाय ही संपत्ति मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पे निजी संपत्ति की अवधारणा जो है ऋग वैदिक समाज में देखने को नहीं मिलती है। जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज में चले जाएं तो यहाँ पर क्या होता है कि या भूपति, यहाँ पे निजी स्वामित्व की अवधारणा विकसित होती है और भूपति की अवधारणा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक कालीन समाज में विकसित हो जाती है। और इसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े युद्ध भी होते हैं और प्रथम बार क्षेत्राधिकार की बात भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम ऋग वैदिक शासन व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद में 3 राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। एक का नाम सभा है, दूसरे का नाम समिति और तीसरी संस्था जो है उसका नाम विदत है। सभा जो था वह संभ्रांत लोगों का समूह था, अनुभवजन्य लोगों का समूह था। इसीलिए इसके सदस्यों को पितर भी कहा जाता था। पितर शब्द से ही ये इस चीज़ का आभास हो जाता है कि इसमें जो है वे अनुभव वाले लोग इसमें रहते होंगे। और ये जो थे सभा, समिति और विदत, ये राजा को शासन कार्य में सहायता के लिए बनाए गए थे। वे उनके शासन कार्य में सलाह और सहायता करने के लिए बनाए गए थे। जबकि समिति जो है वो राजा का चुनाव करती थी और समिति में देश के सारे नागरिक, कबीला के सारे नागरिक जो होते थे वे इसमें इसके सदस्य होते थे। और विदत जो होता है वह आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था मानी जाती है और इसमें महिलाओं का भी प्रवेश होता था और महिलाएं जो थी इसमें भाग लेती थी। और बहुत बार ऋग वैदिक समाज में सबसे अधिक बार संस्थाओं में विदत का उल्लेख प्राप्त होता है। जबकि यदि हम उत्तर वैदिक काल में जाए तो यहाँ पे सभा और समिति जो होती है वह संस्था बची रहती है। जबकि विदत नाम की जो संस्था थी जिसमें महिलाओं का प्रवेश होता था वह समाप्त हो जाती है। और सभा और समिति जो होती है वह भी उसका चरित्र जो होता है थोड़ा बहुत जो होता है वह चेंज कर जाता है। अर्थात इसका नियंत्रण जो होता है वो राजा पर अब पहले जैसा नहीं रह पाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता था कि समिति जो है वह राजा को पदच्युत भी कर सकती है, उसको हटा भी सकती थी। जबकि यहाँ पर जो होता है उसका प्रभाव जो होता है वह कम हो जाता है। अगर हम सभा और समिति के अध्यक्ष की बात करें तो सभा के अध्यक्ष को सभापति और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर प्रशासनिक इकाई की बात करें तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो होती थी वह पारिवारिक संस्था कुल होती थी। और बहुत सारे कुलों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था। और ग्राम जो होता था वह ग्राम से ही संग्राम शब्द का निर्माण होता है। अर्थात कई ग्राम आपस में भी लड़ते झगड़े रहते थे तो वो लड़ाई झगड़ों का भी कारण बनता था। तो सबसे छोटी संस्था जो थी वह कुल थी, उसके ऊपर ग्राम था और ग्राम बहुत सारे ग्राम मिलकर विष बनाते थे। और इसी विष से वैश्य शब्द का भी जन्म होता है। यह क्षेत्र विशेष को बताता है। और विष से जो ऊपर वाला बहुत सारे विष को अगर मिला दिया जाए तो जन होता था। और इस जन का जो राजा होता था वह राजन होता था, उसे राजा कहा जाता था। और ऋग्वेद में इसे गोप्ता भी कहा जाता है। अर्थात गायों की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति जो होता था वह राजा कहलाता था। जबकि अगर हम उत्तर वैदिक कालीन समाज को देखें तो यहाँ पर भी कुल जो थी वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उसके ऊपर ग्राम और विष और जन होता था। लेकिन इसमें चौथी संस्था जन से भी ऊपर जनपद का उल्लेख जो होता है वह उत्तर वैदिक काल में मिलने लगता है। जनपद जो होता है वह क्षेत्र को दिखाता है, क्षेत्रीयता को दिखाता है, राष्ट्र को दिखाता है, राष्ट्र की जानकारी। जनपद जो होता है उसका अर्थ जो होता है राष्ट्र से लगाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्र का उल्लेख प्राप्त होने लगता है। और यहाँ पे जो राजा जो होता था वो बड़ी बड़ी पदवियाँ ग्रहण करने लगता है। जैसे सम्राट, इसे सम्राट भी कहा जाता है। राजा को एकराट की उपाधि धारण करता है और कहीं कहीं अधिराज की भी उपाधि धारण करने लगता है। इस प्रकार ये उपाधियाँ ये दर्शाता है कि ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन राजा जो होता है वह शक्तिशाली हो जाता है और वह बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करता है। इसके अलावा राजकाज में सहायता के लिए 12 मंत्री भी होते थे। ऋग्वेद में राजकाज में राजा को सहायता करने के लिए 12 मंत्री का भी उल्लेख है जिसे रत्नी कहा जाता है। हम लोग 12 रत्नियों को भी देखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में रत्नियों की संख्या जो होती है और भी बढ़ जाती है। अगर देवता की बात की जाए ऋग वैदिक काल में तो यहाँ पे इंद्र, अग्नि, वरुण
महत्वपूर्ण देवता होते हैं और इंद्र जो होते हैं सर्वाधिक प्रमुख देवता होते हैं, और जबकि अग्नि जो होता है वह सेकंड देवता और वरुण जो होता है वह तीसरा देवता होता है। इंद्र जो होता है वह सृष्टि का संहारक देवता माना जाता है और आर्यों का सुरक्षा, आर्यों की पूरा आर्य जाति की सुरक्षा जो होती है वह इनके हाथ में ऐसा माना जाता है। अग्नि जो होता है वह मनुष्य और देवताओं के बीच माध्यम का काम करती है, जबकि वरुण जो है वह सृष्टि नियम का पालनकर्ता माने जाते हैं। और यदि अगर हम उत्तर वैदिक कालीन समाज में जाएं तो यहाँ पे यज्ञ जो होता है, यहाँ पे देवता जो होते हैं वे चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे प्रजापति जो होते हैं वह महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण देवता विष्णु हो जाते हैं और रुद्र जो होते हैं वह तीसरे महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं। रुद्र जो होते हैं वे पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक समाज में कर्मकांड यज्ञ जो होता था वह कम होता था या साधारण रूप से होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाए तो यज्ञ और कर्मकांड जो होते हैं वे बढ़ जाते हैं। और यह ब्राह्मण जो थे वह राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे यज्ञ जो होते हैं वे करते थे। हम यज्ञों के बारे में भी इसके बाद वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बलि नामक स्वैच्छिक कर भी लगाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में यह हमको प्राप्त होता है कि यहाँ पे बलि नामक एक स्वैच्छिक कर होता था जो लोगों को स्वेच्छा पर था कि वो दे या नहीं दे। राजा जो होता था वो राजा के पास से जमा होता था। जबकि अगर उत्तर वैदिक कालीन समाज में जाए तो बलि, भोग और भाग नामक अनिवार्य कर की अवधारणा विकसित हो जाती है, अर्थात यहाँ पे टैक्स जो होते हैं वे अनिवार्य बन जाते हैं। राजा और ब्राह्मण जो होते हैं ये दो जातियाँ कर मुक्त थे ऋग्वैदिक समाज में। और आगे जो होते हैं वैश्य जो होता था, राजा ब्राह्मण करमुक्त थे, जबकि वैश्य जो होता था वो व्यापारी होता था और इसे टैक्सेस वसूले जाते थे। जबकि चौथा में चले जाएँ उत्तर वैदिक समाज में जाए तो वैश्य और शूद्र जो थे वे दोनों जो होता है वह टैक्स के अंतर्गत आते हैं और शूद्र जो होते हैं वे ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाले माने जाते हैं। और शूद्र का जो होता है वह शूद्र का उल्लेख यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पे अयस नामक धातु का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अयस जो होता है ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक काल में अयस का अर्थ लोहे से नहीं लगाया जाता है बल्कि तांबे या कांसे से संबंधित औजार जो होते थे वे अयस के बने होते थे ऋग्वैदिक समाज में। जबकि उत्तर वैदिक समाज में जो होता है वहाँ पे लोहा जो होता है वह महत्वपूर्ण धातु बन जाता है, हालांकि लोहे का इस्तेमाल जो होता है वह कम होता है। ऋग्वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। ऋग्वैदिक काल में यदि नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश में यहाँ के लोग रहते थे, अर्थात ये 7 नदियों के प्रदेशों में ये रहा करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पे 7 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसमें सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, आस्किनी, वितस्ता आदि नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये नदियाँ आज भी यहाँ पे है, जिसका नाम जो है परिवर्तित हो चुका है। जैसे आस्किनी जो है उसका परिवर्तित नाम चिनाब है, और परुष्णी जो नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है उसका नाम जो है वो रावी है, और सतुत्री जो है उसके लिए सतलज आता है। इस प्रकार यहाँ पे 7 नदियाँ वाला यह क्षेत्र था और यहाँ पे यहाँ के लोग जो थे इस प्रदेश में बसे हुए थे और सिंधु जो थी वह प्रमुख नदी थी। और इसके अलावा अगर पवित्र नदी की बात की जाए तो इस सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे। और यहाँ पे यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार ही उल्लेख हुआ है। यह उल्लेख जो होता है इस बात का संकेत देता है कि यहाँ के लोग जो थे वह गंगा के क्षेत्र तक अभी तक ये नहीं बस पाए थे, बल्कि इधर ही थे। यमुना तक इनका हल्का फुल्का उल्लेख प्राप्त होता है। इसका अर्थ है गंगा यमुना के दोआब में अभी तक ये नहीं बसे थे, बल्कि इससे पश्चिम वाले हिस्सा में ही ये बसे थे। जबकि अगर उत्तर वैदिक काल में चले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गंगा, यमुना और सदा नीरा अर्थात गंडक नदी का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे यह आभास मिलता है कि यहाँ के लोग जो थे अब पूरब की तरफ बढ़ते हैं और गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में बस जाते हैं और संपूर्ण उत्तर भारत में इनका अधिकार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे गंगा, यमुना और गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि यहाँ पे 7 नदियाँ जो है उनका उल्लेख प्राप्त होता है। गाय जो थी विनिमय का माध्यम थी और यहाँ पे
मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अगर उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर भी मुद्रा का कोई खास प्रचलन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी बार्टर सिस्टम अभी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुद्राओं का भी उल्लेख प्राप्त हो जाता है, जैसे निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद जो मुद्राएं यहाँ पे देखने को प्राप्त हो जाती है। निष्क जो था पहले रिंग वैदिक काल में भी निष्क का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ पे आभूषण के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि निष्क जो होता है उत्तर वैदिक काल में यह मुद्राओं के लिए भी प्रयोग शुरू हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जो था हल्का फुल्का मुद्रा का प्रचलन शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि अयस जो है, अयस शब्द वह रिंग वेद में तांबे और कांसे के लिए प्रयोग होता था, जबकि यहाँ पे अगर उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पे कृष्ण अयस या श्याम अयस का उल्लेख प्राप्त होता है और यह लोहा से संबंधित था। यहाँ पे लोहे की भी जानकारी इनको प्राप्त हो जाती है और इससे संबंधित कृषि उपकरण भी प्राप्त होते हैं। जो एक क्षेत्र है अतरंजी खेड़ा से कृष्ण अयस भी प्राप्त होता है, अर्थात लोहे का औजार भी, कृषि औजार भी प्राप्त होता है। यहाँ पे बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञों की प्रकांडता बढ़ जाती है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, राजा का महत्व बढ़ जाता है और पुरोहित जो होते हैं उनकी महत्ता बढ़ाने के लिए बहुत सारे यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यज्ञों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ जो थे वो महत्वपूर्ण यज्ञ थे। राजसूय यज्ञ जो था वो राजा के अभिषेक से संबंधित था, वाजपेयी जो था वह रथ दौड़ से संबंधित था और अश्वमेध जो है वह साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल जब आते हैं तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की भी रचना होती है। दो प्रमुख महाकाव्यों की भी रचना होती है, जैसे रामायण और महाभारत इस काल में रचे जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हालांकि कुछ इतिहासकार जो बताते हैं कि वो इसकी रचना का समय अगर देखें तो यह जो होता है लगभग वह 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का काल इसको गिना जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत और गीता की रचना हुई होती है, भगवत गीता की। तो यह जो होता है इसको मान लें कि उत्तर वैदिक काल के बाद ही रचना हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में इन रचनाओं को भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ, अनुष्ठान और शिक्षा संबंधित संस्कार बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 16 संस्कारों का उल्लेख प्राप्त होता है। 8 प्रकार के विवाहों का भी प्रचलन शुरू होता है और यहाँ पे शूद्रों के देवता के रूप में रुद्र जो होते हैं, पूषण जो होते हैं, यहाँ पे शूद्र के देवता हो जाते हैं। जबकि रिंग वेद में पशुओं के देवता जो थे वे पूषण होते थे, जबकि वहीं उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्र के देवता पूषण हो जाते हैं, जबकि पशुओं के देवता जो हम लोगों ने देख लिया था कि रुद्र हो जाते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रिंग वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन समाजों में बहुत ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। हम लोग वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जो होते हैं वो एग्जाम्स की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह शब्द भी जो होते हैं ये बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम इन शब्दों के अर्थ को भी जानते हुए इस अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल में रिंग वेद में पाणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। पाणी जो होता है वह व्यापारियों के लिए उल्लेख होता है और अक्सर पाणी जो होते थे वे गायों को चुरा लेते थे, ऐसा रिंग वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। रिंग वेद में भीषक शब्द का भी उल्लेख प्राप्त होता है और भीषक जो होता है वह वैद्य के लिए उपयोग होता है, चिकित्सक के लिए उपयोग होता था। जबकि अयस जो है वह रिंग वेद में तांबा, कांस्य और औजार के लिए, अयस्क जो है वह तांबे और कांसे के औजार के लिए प्रयोग होता था, जबकि कृष्ण अयस्क जो है वह लोहे के लिए उपयोग होता था और यह कृषि उपकरण से संबंधित था और अतरंजी खेड़ा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है उत्तर वैदिक काल में। अगर हम नेक्स्ट शब्द को देखें स्पर्श, तो स्पर्श जो थे वे गुप्तचर को कहे जाते थे। स्पर्श जो थे वे वैदिक काल के गुप्तचर होते थे। स्पर्श और निष्क का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। निष्क जो थे रिंग वैदिक समाज में आभूषण का काम करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह मुद्रा बन जाता है। और वाज्रपति का भी उल्लेख प्राप्त होता है। वाज्रपति जो होता है वह चरागाह भूमि का अधिकारी होता है, गोचर भूमि का अधिकारी होता है। और पुरोहित जो होता है वह पुजारी वर्ग का होता है, जो राजा को परामर्श देता है, ब्राह्मण वर्ग का होता है। और ये रत्नी में ही सारे लोग आते हैं। और ग्रामणी जो होता है वह सैनिक पदाधिकारी होता है। हम लोगों ने
ग्राम के बारे में पढ़ा था, प्रशासनिक इकाई, और ग्राम का अधिकारी जो होता था ग्रामनी होता था, और यह एक सैनिक पद था। महिषी का भी उल्लेख प्राप्त होता है। महिषी जो थे 12 रत्नियों में महिषी का भी उल्लेख प्राप्त होता है, और महिषी जो थी वह राजा की पत्नी हुआ करती थी। सूत जो होता है वह राजा का सारथी हुआ करता था, और संग्रहित जो है वो कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, और भागदूत जो है वह क्रय संग्रह करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, जबकि अच्छवाप जो है वो लेखाधिकारी होता था। अच्छवाप जो है वह लेखाधिकारी होता था। इसके अलावा पालागल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। जो राजा के मित्र जो थे वे पालागल कहलाते थे। इसके अलावा गोबीकृत भी है। गोबीकृत वन अधिकारी को कहा जाता था, और सेनानी जो है वो सेना प्रमुख को कहा जाता था। और एक और शब्द है छत्री, इसे प्रतिहार को कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न शब्दों को देखा। इसके अलावा कुसीद की भी जानकारी ऋग्वेद में या वैदिक काल में प्राप्त होती है। कुसीद जो होता है वह ऋण लेन देने की प्रक्रिया को कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे ऋण लेना देना भी प्रचलन में था, और इस क्रिया को कुसीद कहा जाता था। इसके अलावा दुहित्री शब्द का भी उल्लेख प्राप्त होता है, यह ऋग्वेद में प्राप्त होता है। दुहित्री शब्द जो होता है गायों को दूहने वाली पुत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह दुहित्री है। और गविष्टि जो होता है यह गाय के लिए लड़ी गई लड़ाइयों के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल होता है। यव जो होता है वह जौ के लिए प्रयोग होता है, जबकि ब्रीही जो होता है वह धान या चावल के लिए प्रयोग होता है, और गोधूम जो है वह गेहूं के लिए इस्तेमाल होता था। इस प्रकार हम लोगों ने वैदिक काल को, वैदिक समाज को, वैदिक धर्म को, सब चीज़ों को देख लिया, और आशा करता हूँ कि आपकी समझ जो होता है वो वैदिक काल का काफ़ी बेहतर तरीके से आ चुका होगा।